नमस्कार। आज हम भारत की जीवन रेखाओं यानी यहाँ की नदियों के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हम अक्सर नदियों को बस नक्शे पर खींची नीली लकीरों की तरह देखते हैं, लेकिन आज हम इन लकीरों के पीछे की कहानी को समझेंगे। और ये कहानी ये दरअसल दो बहुत अलग-अलग परिवारों की है। हाँ, एक तरफ हैं हिमालय से निकलने वाली युवा, ताकतवर और कह सकते हैं ऊधमी नदियाँ, और दूसरी तरफ हैं दक्षिण भारत के पठार की पुरानी, शांत और अनुभवी नदियाँ। और इन दोनों परिवारों का स्वभाव, इनका चरित्र बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, ये समझना कि ये नदियां कहाँ से आती हैं, कैसे बहती हैं और क्यों ऐसे बहती हैं, ये हमें भारत की जमीन, यहाँ की खेती और अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है। सही बात है। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इस देश की कहानी बहा कर लाती हैं। चलिए, तो फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम कहते हैं अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सुनने में बड़ा टेक्निकल शब्द लगता है। हाँ, लगता है, पर इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। बताइए। सोचिए कि एक बड़ा सा फनल या कीप है। बारिश का पानी उस फनल में कहीं भी गिरे, वो इकट्ठा होकर एक ही जगह से बाहर निकलेगा। ठीक है। एक नदी का अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन बिल्कुल वैसा ही है। ये वो पूरा इलाका है जहां का सारा पानी बहकर एक मुख्य नदी में मिल जाता है। अच्छा, और दो द्रोणियों को जो चीज अलग करती है। हाँ, दो फनलों को अलग करने वाली जो ऊंची बाउंड्री होती है, उसे ही जल संभर या वाटरशेड कहते हैं। अच्छा, तो जैसे अरावली पहाड़ एक तरफ के पानी को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजता है और दूसरी तरफ के पानी को अरब सागर की तरफ, तो वो एक वाटरशेड हुआ। उस तरह के पैटर्न बनाती हैं। पैटर्न्स? जैसे कि सबसे आम पैटर्न एक पेड़ जैसा दिखता है, मतलब एक मुख्य नदी तने की तरह और छोटी छोटी सहायक नदियां शाखाओं की तरह। इसे ध्रुमाकृतिक या डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये पैटर्न हमें जमीन के नीचे की चट्टानों के बारे में भी बताते होंगे। बिल्कुल, ये भूगर्भीय संरचना का आईना होते हैं। तो अब आते हैं हमारे उन दो नदी परिवारों पर जिनकी बात हमने शुरू में की थी। भारत की नदियों को मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटा गया है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। इनमें मुख्य अंतर क्या है? इनमें जमीन आसमान का अंतर है, और यही पूरी कहानी का सार है। अच्छा। देखिए, हिमालय की नदियां युवा हैं। उनका जन्म ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से होता है। तो इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। जी, इसीलिए वे बारहमासी हैं और वो ऊंचे कच्चे पहाड़ों से गुजरती हैं। इसीलिए वे बहुत ज्यादा मिट्टी और गाद अपने साथ लाती हैं। और इसलिए अपना रास्ता भी बदलती रहती हैं, जैसे कोसी। बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां बहुत पुरानी, यानी एक तरह से बूढ़ी हो चुकी हैं। वे सख्त चट्टानी पठार पर बहती हैं। उनका मुख्य स्रोत है बारिश का पानी। तो गर्मियों में वो सूख जाती होंगी? हाँ, अक्सर सूख जाती हैं या उनका बहाव बहुत कम हो जाता है और वे एक तय रास्ते पर शांति से बहती हैं। मतलब एक परिवार जोशीले नौजवानों का है और दूसरा सुलझे हुए बुजुर्गों का। हाँ, ये तुलना काफी अच्छी है। चलिए, पहले इन जोशीले नौजवानों यानी हिमालयी नदियों से मिलते हैं। इनके बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चली है कि इनमें से कुछ नदियां हिमालय से भी पुरानी है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को पूर्वगामी या एंटीसीडेंट नदियां कहते हैं। पूर्वगामी। एक नदी अपने रास्ते पर बह रही है और करोड़ों सालों में उसके नीचे की जमीन धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बना रही हैं। हाँ, तो नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला, वो उस उठते हुए पहाड़ को काटती चली गई। ठीक यही हुआ। इन नदियों में इतनी ताकत थी कि जैसे जैसे जमीन ऊपर उठी, इन्होंने उसे काटकर अपना पुराना रास्ता बनाए रखा। कमाल है। इसी वजह से ये नदियां आज हजारों मीटर गहरे महाखड्ड या गॉर्जेस बनाती हैं। ये प्रकृति की जिद और ताकत का एक जीता जागता सबूत है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। तो इस हिमालय सिस्टम में मुख्य रूप से 3 बड़े उपतंत्र हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु तंत्र से शुरू करते हैं। इसकी क्या खासियत है? सिंधु तंत्र का ज्यादातर हिस्सा अब पाकिस्तान में है, लेकिन इसकी शुरुआत तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास सिंगी खंबाब झरने से होती है। और भारत के लिए इसका महत्व? भारत के लिए इसका महत्व इसकी 5 मशहूर सहायक नदियों से है, जिन्हें पंचनद कहते हैं। हाँ, जिनके नाम पर पंजाब का नाम पड़ा,
झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। बिल्कुल। इनमें से चिनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और व्यास के बारे में एक अनोखी बात है कि यह इन पांचों में अकेली ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत में ही शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। जी हाँ, व्यास नदी भारत में ही सतलज से मिल जाती है, जबकि बाकी नदियां पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। ठीक है, अब उस नदी की बात करते हैं जो शायद भारत की पहचान है, गंगा। हम सब गंगा के सांस्कृतिक महत्व को तो जानते हैं, लेकिन भौगोलिक रूप से इस नदी तंत्र को इतना बड़ा और अनोखा क्या बनाता है? गंगा की सबसे बड़ी खासियत है इसका दोहरा स्रोत। दोहरा स्रोत मतलब ये सिर्फ एक तरह के सोर्स पर निर्भर नहीं है। उत्तर से इसे हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने वाली यमुना, घाघरा और कोसी जैसी सदाबहार नदियां पानी देती हैं। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। हाँ, उसके रास्ता बदलने की आदत और विनाशकारी बाढ़ के लिए। तो ये वो अनरिलायबल दोस्त हुई जो कहीं और मिलने का वादा करके कहीं और पहुंच जाती है। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। दक्षिण से प्रायद्वीपीय पठार से भी चंबल, सोन और बेतवा जैसी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जो बारिश पर निर्भर हैं। ओह अच्छा, तो एक तरफ से ग्लेशियर का पानी, दूसरी तरफ से बारिश का। बिल्कुल, यही दोहरा स्रोत गंगा को एक शक्तिशाली बारहमासी नदी बनाता है। गर्मियों में जब पठारी नदियां सूखने लगती हैं, तब ग्लेशियरों के पिघलने से गंगा में पानी बना रहता है, और मॉनसून में तो दोनों तरफ से पानी आता है। और एक और दिलचस्प बात कि नदी का जन्म गंगा के नाम से होता ही नहीं है। सही कहा, ये तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा कहलाती है। अब तीसरे हिमालयी तंत्र ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। इसकी यात्रा तो और भी नाटकीय लगती है। ब्रह्मपुत्र की यात्रा असल में उसके बदलते नामों की कहानी है। और स्वभाव की भी। हाँ, और स्वभाव की भी। जब ये तिब्बत के सूखे और ठंडे पठार से निकलती है, तो इसका नाम सांगपो होता है, जिसका मतलब है शोधक या प्यूरिफायर। और वहां इसका बहाव बहुत शांत होता है। फिर वो यू टर्न। हाँ, फिर ये भारत में घुसने से ठीक पहले नामचा बरवा पर्वत के पास एक बहुत ही तीखा यू टर्न लेती है, जैसे किसी ने स्टीयरिंग व्हील अचानक घुमा दिया हो। और अरुणाचल प्रदेश में घुसते ही इसका नाम दिहांग हो जाता है और इसका स्वभाव भी बदल जाता है। बिल्कुल, यहाँ ये एक तूफानी नदी बन जाती है, और जब ये असम के मैदानों में उतरती है, तब जाके इसे ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है। और यहीं पर वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी बनाती है। जी हाँ, फिर बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, और अंत में ये गंगा, जो वहाँ पद्मा कहलाती है, से मिलकर मेघना के रूप में समुद्र में मिल जाती है। एक ही नदी, कितने नाम और कितने रूप। तो हमने हिमालय के इन जोशीले नौजवानों की कहानी देखी। अब दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां हमें नदियों का दूसरा, ज्यादा पुराना और शांत परिवार मिलता है। हाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन प्रायद्वीपीय नदियों का चरित्र हिमालय की नदियों से इतना अलग क्यों है? क्योंकि इनकी परवरिश और इनका माहौल सब कुछ अलग है। ये नदियाँ हिमालय से लाखों साल पुरानी हैं, और ये एक बेहद सख्त प्राचीन चट्टानी पठार पर बहती हैं। अच्छा, तो जमीन बहुत कठोर है। जी, इस सख्त जमीन की वजह से ये उसे हिमालय की नदियों की तरह गहराई तक काट नहीं पाती। इसलिए इनकी घाटियां चौड़ी और उथली होती हैं, और ये चट्टानें इन्हें अपना रास्ता बदलने भी नहीं देती। तो ये ज्यादातर एक सीधे अनुशासित रास्ते पर बहती हैं, विसर्प या मियांडर्स नहीं बनाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है। इनका मुख्य काम अब कटाव करना नहीं, बल्कि अपने साथ लाए मलबे को मंजिल तक पहुंचाना है। इन प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो ग्रुप्स में बांटा गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। पूछे? प्रायद्वीप का सामान्य ढलान तो पूर्व की ओर है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो फिर नर्मदा और ताप्ती जैसी बड़ी नदियां पश्चिम की ओर अरब सागर में क्यों बहती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब भूगर्भ में छुपा है। ये नदियां असल में जमीन में पड़ी एक दरार में बहती हैं। दरार में? हाँ, जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। ये घाटी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच स्थित है।
ये नदियां ढलान का पालन नहीं कर रही हैं, बल्कि जमीन के इस टूटे हुए हिस्से में बने रास्ते का अनुसरण कर रही हैं और ये रास्ता उन्हें पश्चिम की ओर ले जाता है। और इसी वजह से ये डेल्टा की बजाय एस्चुरी बनाती है ना? बिल्कुल। इन दोनों में क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर नदियां जब समुद्र से मिलती हैं तो उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और वे अपने साथ लाई सारी मिट्टी को वहीं जमा कर देती हैं, जिससे डेल्टा बनता है। हाँ, जैसे सुंदरबन डेल्टा। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां भ्रंश घाटी से होकर तेज रफ्तार से समुद्र में गिरती हैं। वे अपने मुहाने पर कुछ जमा नहीं करती, बल्कि एक गहरा चौड़ा मुंह बनाती हैं जहां नदी का ताजा पानी और समुद्र का खारा पानी सीधे मिलते हैं। इसी को एस्चुरी कहते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं, जिनमें दक्षिण भारत की बड़ी बड़ी नदियां शामिल है। जी, ये वो नदियां हैं जो प्रायद्वीप के सामान्य ढलान का पालन करती हैं। इनमें सबसे बड़ी है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हाँ, अपनी लंबाई और विशाल अपवाह क्षेत्र के कारण। फिर कृष्णा और कावेरी हैं। कावेरी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और एक प्रमुख नदी महानदी, जिस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना है। बिल्कुल। तो अब हमने दोनों परिवारों की कहानी देख ली है। अगर हमें एक नज़र में हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करनी हो तो मुख्य अंतर क्या क्या होंगे? चलिए इसे समेटते हैं। पहला, उत्पत्ति। हिमालयी नदियां ग्लेशियर से, प्रायद्वीपीय नदियां बारिश से। ठीक है। दूसरा, प्रवाह। इसी वजह से हिमालयी नदियां बारहमासी हैं और प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी। तीसरा, अवस्था और आकृति। हिमालयी नदियां युवा हैं, गहरी घाटियां यानी गॉर्ज बनाती हैं और मैदानों में सांप की तरह बल खाती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां? वो बूढ़ी हैं, चौड़ी उथली घाटियों में सीधे रास्ते पर बहती हैं। और चौथा, अंत। हिमालयी नदियां बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां छोटे डेल्टा या फिर एस्चुरी बनाती हैं। एकदम सही। ये एक बेहतरीन सारांश है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये नदियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? ये नदियां सचमुच में भारत की जीवन रेखाएं हैं। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। कैसे? उत्तर भारत का विशाल मैदान जो देश का अन्न भंडार कहलाता है, वो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से ही तो बना है। हाँ। यहाँ नहरों का विशाल जाल सिंचाई का आधार है। और दक्षिण में? दक्षिण में, जहाँ जमीन पथरीली है और नहरें बनाना मुश्किल है, वहाँ सिंचाई के लिए तालाबों का इस्तेमाल होता है, जो इन्हीं नदियों के पानी को रोककर बनाए जाते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हिमालय के तेज ढलान और प्रायद्वीप के जलप्रपात इन्हें पनबिजली या हाइड्रो पावर बनाने के लिए आदर्श बनाते हैं। ये नदियां हमें सब कुछ देती हैं। तो अगर हम आखिर में देखें तो उत्तरी नदियां कृषि और आबादी के लिए जीवन का स्रोत हैं, हाँ, जबकि दक्षिणी नदियां ऊर्जा और खनिजों से भरे पठार के विकास का आधार हैं। बिल्कुल। और ये हमें उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर लाता है। जल केवल संसाधन नहीं, जीवन है, संरक्षण अनिवार्य है। ये हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। तो हमने देखा कि भारत की नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, वे करोड़ों सालों के इतिहास, भूविज्ञान और जलवायु की जीती जागती कहानी हैं। वे इस उपमहाद्वीप की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की निर्माता हैं। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। ऐसे में हिमालय और प्रायद्वीप की नदियों के इन मौलिक चरित्रों पर, जिनकी हमने आज बात की, भविष्य में क्या असर पड़ सकता है? क्या ये युवा नदियां और भी विनाशकारी हो जाएंगी? और क्या ये बूढ़ी नदियां समय से पहले ही दम तोड़ देंगी? इन जीवन रेखाओं के सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं?